जो हमने ब्रेक से पहले डिस्कशन किया था उसमें डिपार्टमेंट में पूछती है मतलब है कि कुछ तरीके से हमारा मॉडल बता रहा है आउट ऑफ द टेक्स्ट दैट आर गिवन टू अस। तो जो सही चीज हमारा मॉडल बता रहा है वो Tn और Tp है, टू नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव। So if you want to find the accuracy of the model, so this is basically equals to Tn plus Tp divided by all the things that we have got, यानी कि Tn plus Tp plus Np plus Sn। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए। सो लाइक ओवर हियर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव जो है हमारे पास वो है 41 एंड 32 divided by total number of things that we have got उसको प्लस करके हम लिख सकते हैं 41 plus 32 plus 16 plus 24। तो कितना बनता है जरा बता। डिनोमिनेटर हमारा कितना बन रहा है? ये 113 बन रहा होगा क्योंकि चीजें हमारे पास थी और 41 plus 32 यानी कि 2 plus 1 सर 0.64 0.64 ये बन रहा है 0.64। इसका मतलब हुआ कि मेरे मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो अप्रोक्सीमेटली 64% है, राइट? आई थिंक 0.64 जो आपकी कुछ आ रहा होगा 0.646 और 646 आ रहा होगा, यानी कि 64.6% मेरे मॉडल की एक्यूरेसी है। And that result can be seen over here as well. Yes, sir. 64.6% is the accuracy. Percentage correct. So total हमारे पास 64.6% results correct आए। ये हमारे मॉडल की accuracy आई। Not a very good model, mediocre है। ठीक है, उससे क्या और क्लासिफायर आ जाए, इसकी accuracy 64.6% से ज़्यादा हो, right? So this can happen. Anyway, जो given result है हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी काम कैसे देख सकते हैं। देन हमारे पास एक चीज होगी जिसको हम बोलते हैं TPR, यानी कि ट्रू पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट को जो है हम सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडल भी कहते हैं और इसको रिकॉल भी कहा जाता है। ये सब इसके डिफरेंट नाम है एक ही चीज के। बेसिकली इसका मतलब ये है कि out of the positive things that are present, मेरा मॉडल उसमें से कितनी पॉजिटिव चीजें निकाल सकता है, यानी कि टोटल पॉजिटिव चीजें थी 24 plus 41, उसमें से 41 चीजें मेरा मॉडल निकाल सकता है। ये इसकी सेंसिटिविटी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं किसी पॉपुलेशन में ये देखना चाहता हूँ कि रैंडमली अगर मेरे पास कोई बंदा आता है तो वेदर ही कैरीज द डिजीज और नॉट, एंड नो मैटर हाउ स्मॉल दैट बैक्टीरिया द वायरस इन्फेक्शन या जो भी ट्यूमर है वो कितना ही छोटा हो, मगर अगर मेरा मॉडल उस पॉपुलेशन में से उस रैंडम बंदे को निकाल सकता है कि हाँ भाई ये डिजीज कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये उसकी सेंसिटिविटी है। जैसे कि हम ह्यूमन सेंसिटिविटी को समझते हैं आम लोगों में कि भाई कितना ज्यादा ये चीज जो है कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत सेंसिटिव है, यार कितना ज्यादा ये बंदा जो है दूसरी चीजों का इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेता है, इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट लेगा, दैट मींस उतना ही अच्छा वो मॉडल है, दैट मींस उतना ही ज्यादा वो डिटेक्ट कर सकता है कि whether there is something wrong going on over here or not. So we want our model to be sensitive, यानी कि we want the true positive rate to be as high as possible. तो TPR इस तरह से निकाला जाता है, that is TPR is basically equals to TP out of the total positives मेरे पास आए out of the total positives जो कि एक्चुअली यहाँ पे थे। तो टोटल पॉजिटिव जो हम जो थे बेसिकली वो है Fn प्लस Tp के बराबर, बिकॉज ये चल रहा है हमारे पास प्योर वाली रो, ये टोटल पॉजिटिव हमारे पास है, यानी कि Fn प्लस Tp जो इसका डिनोमिनेटर आएगा Fn प्लस Tp। सो फॉर एग्जांपल इन आवर केस इट गोज लाइक दिस के 41 डिवाइडेड बाय 24 प्लस Tp व्हिच इज बेसिकली 41 हो जाएगा हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडल। कितना बन रहा है? 0.6, अप्रोक्सीमेटली 63% इसकी सेंसिटिविटी है इस मॉडल की।
Right, that's how we calculate this TPR of the positive rate, sensitivity and recall. इस तरह से हमारे पास होते हैं TNR, ट्रू नेगेटिव रेट. ट्रू नेगेटिव रेट को ट्रू नेगेटिव रेट, इसको स्पेसिफिसिटी भी कहा जाता है, यानी कितना ज्यादा मेरा मॉडल स्पेसिफिक है, हाउ मच स्पेसिफिक इट इज. यानी अगर मैं अगेन किसी पॉपुलेशन में से रैंडमली एक बंदे को उठाऊं और मैं कहूं कि भाई चेक करो कि इसको डिजीज है या नहीं है, तो मेरा मॉडल बता दे कि इसको डिजीज नहीं है. यानी कि ये एक स्पेसिफिक चीज को चेक करके खाली आउटपुट दे रहा है, नॉट जस्ट थिंक कि भाई ये भी आगे इसका मतलब है कि इसके अंदर ये चीज भी मौजूद होगी इसने आउटपुट दे दिया, ऐसे नहीं. इट इज वेरी सिलेक्टिव. कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा सिलेक्टिव है, ये हर चीज में बहुत सिलेक्शन करता है कि मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा ऐसे नहीं पहनूंगा. तो वी वांट आवर मॉडल टू बी स्पेसिफिक. यानी अगर कोई चीज नहीं है तो हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल बोले कि हाँ वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं कहे कि वो चीज मौजूद है. सो दिस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल एंड रिमेंबर इट्स अ ट्रू रिजल्ट. तो इसको स्पेसिफिसिटी भी कहा जाता है और ये ऐसे भी कहा जाता है दैट ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव्स दैट वी हैव गॉट, that is Tn plus Fp. So Tn divided by Tn plus Fp gives us the specificity of the model. So like for example in this case we have got Tn equals to 35. So 32 and 32 plus Fp हमारे पास था 16. ये हमारे पास इसका ट्रू नेगेटिव रेट आ गया. देखो अगर बहुत सारे ट्रू रिजल्ट्स कितना मतलब 0.729 कितना 0.729 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 72.9. तो मेरा मॉडल अप्रोक्सीमेटली 73% स्पेसिफिक है, राइट. दिस इज अ गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिसिटी. तो क्लासिफायर्स को हम इसी तरह के मैट्रिक्स के ऊपर जज करते हैं, असेस करते हैं कि ये चीज इसमें अच्छी है, ये चीज इसमें अच्छी नहीं है, डेविएशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज और ट्रेड ऑफ. ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट FNR, फॉल्स नेगेटिव रेट. फॉल्स नेगेटिव रेट यानी कि एक्चुअली जो पॉजिटिव आना था यहाँ पे, यानी डिजीज क्योर हो रही थी, बट हमारे मॉडल ने इसको नॉट क्योर बताया, एक नेगेटिव रिजल्ट बताया जो कि गलत था. सो फॉल्स नेगेटिव रेट, तो इसके होने का कितना परसेंट चांस है, यानी कि इसको मिस रेट भी कहा जाता है. ठीक है, इतना इसने मिस किया, एक्चुअली चीज मौजूद थी बट वो नहीं निकाल सका उसको, वहां उसको नहीं पिक कर सका. वी कॉल दिस थिंग FNR या फॉल्स नेगेटिव रेट. And this is basically found like Fn divided by Fn plus Tp. So in this case it goes like this कि हमारा Fn था 24 divided by 24 plus Tp which is 41. So this is basically called the false negative. 0.369. 0.369. Approximately 36.9% इसका जो है फॉल्स नेगेटिव, जस्ट अ मिसिंग रेट. ये चीज मौजूद हो मगर उसको पिक ना कर सके. जस्ट लाइक अ पर्सन, मैं उसको बोलूँ कि भाई आज तलाश करो ये मौजूद है या नहीं है, ये सांप है या नहीं है, वो सांप बैठे हुए हैं बट उसको मिस कर जाए. तो ये हमारे मॉडल की एरर है. यस बोलो. सॉरी, क्या चीज ये वाला ठीक है ना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है. मैं तो इसी को किया ना, 0.66%. तुमने बताया ना मुझको. ये हमारा FNR है. इस FNR को जो है इस तरह से भी निकाला जा सकता है कि जो हमारा FNR होता है बेसिकली 1 माइनस TPR के बराबर होता है. तो इफ यू गॉट TPR तो 1 माइनस TPR अगर हम करेंगे या 1 माइनस सेंसिटिविटी करेंगे तो हमें बेसिकली FNR मिल जाता है. सो वी वांट आवर मॉडल के TPR जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है और FNR जितना कम हो उतना अच्छा है. अगर कोई चीज मौजूद है तो हमारा मॉडल बताए कि वो मौजूद है, अगर चीज मौजूद है तो हमारा मॉडल ये ना कहे कि वो चीज मौजूद नहीं है. राइट. सो दे हैव, आई मीन इसके यहाँ लिख देता हूँ FNR प्लस TPR इज इक्वल टू 1. ये 1 के बराबर. अगर तुम लोगों ने बिजनेस टेस्ट पढ़ी हो तो इसको हम टाइप 2 एरर भी बोलते हैं. FNR इज आल्सो कॉल्ड टाइप 2 एरर.
आई डोंट नो बिजनेस स्टेटमेंट बड़ी है नहीं बड़ी चाहिए यस बड़ी अच्छी बात है। एफपीआर फॉल्स पॉजिटिव रेट सर वन में से false positive rate. Now this is basically equals to कि कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मेरे गलत आए हैं जो कि एक्चुअली वहाँ पे नेगेटिव थे। तो ये बेसिकली एफपीआर जो है एफपी का रेट है यानी कि एफपी डिवाइडेड बाय एफपी प्लस टीएन एफपी डिवाइडेड बाय एफपी प्लस 2 नेगेटिव। So like in this case we have got 16 divided by 16 plus 2 negative हमारे पास था 32। ये जो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट होता है ये बेसिकली 1 माइनस टीएनआर के भी बराबर होता है। जैसे वो 1 माइनस टीटीआर था एफएनआर ये 1 माइनस टीएनआर के भी बराबर होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं 1 माइनस स्पेसिफिसिटी ऑफ द मॉडल। इसको टाइप ऑफ एरर भी कहा जाता है। तो ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिनको यूज करके जो है हम बताते हैं कि भाई हमारा मॉडल किस लेवल पे किस सेंस में या किस मैट्रिक के लिहाज से अच्छा है और किस मैट्रिक के लिहाज से खराब है। सर ये लास्ट वाला बता दो फॉल्स पॉजिटिव रेट सर ये कैसे निकालना इस तरह से निकाला है कि हम ये बता रहे हैं कि इस बात का क्या चांस है कि हमें रिजल्ट तो मिले मगर वो गलत पॉजिटिव हो, यानी एक्चुअली वहाँ नेगेटिव चल रहा हो पर हमारा मॉडल हमें पॉजिटिव निकाल के दे। तो टोटल नेगेटिव हमारे पास ये है टीएन प्लस एफटी के बराबर। ये टोटल नेगेटिव है नॉट की हो गया। इसमें से मेरे पास गलत जो पॉजिटिव आ रहा है वो ये एफपी है। तो एफपी को जब मैं इन दोनों से डिवाइड करूंगा ऐड करके तो मुझे एफपीआर मिल जाएगा फॉल्स पॉजिटिव रेट। बट देयर इज नॉट लिमिट टू इट। हमारे पास और भी मैट्रिक्स होते हैं तो जरा देख लेंगे। और मैं दोबारा बता दूं कि ये फॉर्मूले में तो पेपर में नहीं दूंगा इसको निकालने के लिए, तो मैं क्लासिफिकेशन टेबल को पढ़ना आना चाहिए। डिफरेंशियल मैट्रिक्स को ये हमारे पास है, यू शुड बी एबल टू रीड इट कि इसको कैसे पढ़ना है और इस पे कैसे काम करना है। सर अगर आप इसका क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो लैब में दिया मैंने यार, लैब भेजिए, लैब पे सर ये तो पेपर में सॉल्व होगा। सॉरी तो मतलब कॉपी पेंसिल से सॉल्व होगा ना जो आपने ये तो हम वर्ड पे नहीं लिख सकते। कैलकुलेट करके वर्ड पे लिख दो स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू दिस, फॉल्स नेगेटिव रेट इज इक्वल टू दिस। इसको वर्ड पे टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? क्या करेंगे सर? मतलब जो हमने किया है ये किसने किया है? सेंसिटिविटी दोबारा बताते हैं। बताया कि सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि मेरा मॉडल कितना ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट जो मेरे पास आए हैं मेरा मॉडल उसमें से कितने पॉजिटिव को सही निकाल के दे सकता है, ये इसकी सेंसिटिविटी है। राइट। लाइकवाइज जो इसको ऑपोजिट है वो बेसिकली मेरे पास एफएनआर है, फॉल्स नेगेटिव रेट, यानी कि मिसिंग रेट। ये चीज तो वहां मौजूद थी मगर मेरा मॉडल नहीं बता सका कि ये मौजूद है यहाँ पे। मतलब उसी को हमने ऐसा परसेंटेज में कन्वर्ट किया। ये इसकी परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। ये इसका फॉल्स नेगेटिव रेट है। लाइकवाइज ट्रू नेगेटिव रेट इस तरह से ठीक ही था कि रिजल्ट मौजूद ना हो यानी कि क्योर नहीं हुआ है और मेरा मॉडल वाकई में बताया कि क्योर नहीं हुआ है। इसकी स्पेसिफिसिटी है, ये ट्रू नेगेटिव रेट करा दिया, यानी कि सही नेगेटिव है, ये सही पॉजिटिव है, ये सही नेगेटिव है। और इसका ऑपोजिट जो फॉल्स पॉजिटिव है तो उससे फॉल्स पॉजिटिव रेट बनेगा। और अगर हम दोनों को ऐड करके थोड़े से डिवाइड करेंगे तो हमें मॉडल की एक्यूरेसी मिलती है कि कितना एक्यूरेट मेरा मॉडल है, कितनी सही चीजें बता रहा है मॉडल के टोटल नंबर ऑफ थिंग्स रहती है। ये एक्यूरेसी मुझे बता रहा है कि कितनी सही चीजें बता रहा है टोटल में से। टीपीआर मुझे बता रहा है कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स में से सही इसने निकाले हैं। डीएनआर मुझे बता रहा है कितने नेगेटिव रिजल्ट्स में से सही इसने निकाले हैं। ओके, वी हैव गॉट अनदर मैट्रिक व्हिच इज कॉल्ड प्रिसिशन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसिशन भी होती है। प्रिसिशन निकालने का तरीका ये होता है कि प्रिसिशन इज इक्वल टू टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी, यानी कि जितनी पॉजिटिव क्लासेस प्रिडिक्ट हमारे मॉडल ने की हैं उसमें से सही कितनी है। अभी तो हम रो वाइज चल रहे थे, ये हम कॉलम वाइज देखते हैं।
उसको हम बोलते हैं प्रिसिशन ऑफ द मॉडल, कि आउट ऑफ द टोटल पॉजिटिव क्लासेस जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट की है, या तुम दोनों ऑटो प्लीज बाहर जाओ क्लास से, क्यों बातें हो रही है यार, मैंने क्या बताया था बताओ, व्हाट डिड आई जस्ट से अबाउट प्रिसिशन, कम ऑन बोलो। तो प्रिसिशन हमें ये बताता है कि जितनी पॉजिटिव क्लासेस मैंने मॉडल ने प्रिडिक्ट की हैं उसमें से कितनी सही प्रिडिक्ट हुई है, and that is basically TP upon TP plus FT, यानी कि 41 divided by 41 plus 60, तो ये कराएंगे मेरे मॉडल की प्रिसिशन। You can see this thing very clearly कि there is always a trade off, जब हमारे पास मल्टीपल क्लासीफायर्स होते हैं तो there is always a trade off कि मैं सोचता है किसी क्लासीफायर के अंदर कहीं की ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ मगर सेंसिटिविटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, सो आई वांट अ बेटर सेंसिटिविटी नो मैटर मेरी एक्यूरेसी कितनी भी हो रही हो, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए मुझे पीएच भी ज्यादा होना जरूरी है, मगर मुझे सेंसिटिविटी बहुत अच्छी मिल रही है वहां पे, तो दैट्स ओके विद मी। या मैं कहूँ चाहता हूँ कि स्पेसिफिसिटी मेरी बहुत अच्छी हो मॉडल की, आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग, आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग, तो ये डिफरेंट आई मीन सब चीजें पैरेलल में चलती है। आई मीन डू नॉट टेक इट इन दिस वे कि हम उसी क्लासीफायर को सबसे अच्छा समझेंगे जिसके अंदर मेरा टीपीआर, टीएनआर, एक्यूरेसी और प्रिसिशन ज्यादा होगी, लेकिन आई एम ट्रेड ऑफ अमंग द क्लासीफायर्स, कहीं पर हमें कोई चीज ज्यादा अच्छी चाहिए होती है, कहीं पर हमें कोई चीज ज्यादा अच्छी चाहिए होती है, सो दैट्स व्हाई डिफरेंट मैट्रिक्स हैव बीन क्रिएटेड, ताकि जो हमने जो क्लासीफायर बनाए हैं, जो मॉडल बनाए हैं, उसको हम असेस कर सके कि विच वन इज बेटर देन द अदर। लास्टली हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आरओसी एंड एयूसी। आरओसी का मतलब होता है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और एयूसी का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक और एरिया अंडर द कर्व, ये बेसिकली हमारे पास जो है बेसिकली एक ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ दैट वी क्रिएट, जो कि हम बनाएंगे, और ये हमारे पास वैल्यू होती है बिकॉज ये एरिया है, इट्स नॉट अ ग्राफ, बेसिकली अ वैल्यू, इसका जो एरिया बनता है वो बेसिकली वो उसके बारे में। रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का बेसिकली मकसद ये है कि हमको ये बताता है कि हमारा मॉडल जो है कितना अच्छा क्लासीफाई कर सकता है, आई मीन कितना अच्छा जो हमें क्लास पॉजिटिव क्लास के बारे में बता सकता है कि पॉजिटिव क्लास इज प्रेजेंट ओवर देयर, और जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमको ये बताता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन द क्लासेस क्लास 0 एंड क्लास 1। देखते हुए दोनों चीजें जैसी लगती हैं, बट एक्चुअली एरिया अंडर द कर्व हमको ये बताता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना थ्रेशोल्ड को चेंज करूँ, कट ऑफ को चेंज करूँ, तो आई कैन गेट डिफरेंट टी टीएन वैल्यूज, ठीक है। इस तरह से मैं थ्रेशोल्ड को वेरिएशन में चेंज कर सकता हूँ, आई मीन इनफाइनाइट तरीकों से चेंज कर सकता हूँ, 0.4 कर दूँ, 0.6 कर दूँ, 0.58 कर दूँ, 0.57 कर दूँ, तो डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर वैल्यू को लेके चेक करूँ और फिर बताऊँ कि भाई मेरा जो है थ्रेशोल्ड से क्या फर्क पड़ रहा है। तो एयूसी जो होता है हमारे एरिया अंडर द कर्व हमको ये बताता है कि भाई थ्रेशोल्ड को वेरी करने से हमारे पास इन पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये वैल्यूज हमको ये बताती है। ये एरिया अंडर द कर्व बेसिकली हम तब निकालते हैं जब हमारा इनपुट वेरिएबल कंटीन्यूअस होते हैं, तब इसका फायदा है, एंड इनपुट इज कंटीन्यूअस। अगर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक दोनों पे निकाली जा सकती है। ये हमारे पास ग्राफ होता है बिटवीन टीपीआर एंड वन माइनस स्पेसिफिसिटी, वन माइनस स्पेसिफिसिटी यानी कि एफएनआर का ग्राफ, जिसको हम बेसिकली एफएनआर कहते हैं। और इसमें होता ही है कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन डायग्राम जो उतना देर से ग्राफ को रीड करना बता रहा हूँ, हमें ग्राफ बनाना नहीं है, मगर सॉफ्टवेयर में इसको हमने इंटरप्रेट कर दिया। तो हमारे पास एक डायग्राम लाइन होती है जो कि एक कट ऑफ है, अगर चाहे हमारा टीपीआर और वन माइनस स्पेसिफिसिटी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और एक अच्छा मॉडल है। मगर अगर चाहे हमारा ग्राफ जो है वो बेसिकली जितना नीचे आएगा टुवर्ड्स द डायगोनल लाइन, लाइक इस तरह से आ रहा है या इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट मॉडल, सॉर्ट ऑफ अ मीडियोकर मॉडल है। और एयूसी बेसिकली हमको
डिफरेंट वैल्यूज निकाल के देता है टीपीआर की एंड वन माइनस स्पेसिफिसिटी की फॉर डिफरेंट कट ऑफ्स और फॉर डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स। ठीक है, तो जरा ये ग्राफ्स हम बनाते हैं और जरा देखते हैं कि ग्राफ्स किस तरीके से हमें रिजल्ट्स को शो करते हैं। ये बताओ नहीं रेस किस ये जो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हुए लैब में, इन दोनों के ऊपर जो है एक को तो हमने कर लिया, दूसरे का भी हम क्लासिफिकेशन टेबल और ये ग्राफ्स में करते हैं ताकि हम मुझे आरएसटी कर्व बनाना है तो आई गो टू एनालाइज ओवर हियर और एनालाइज का हमारे पास एक ऑप्शन है आरएसटी कर्व। अगर तुम इस ग्राफ का आइकॉन देखो यहाँ पे इस टैब का, तो देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा और करो तो एक व्हाइट कलर से डायगोनल बना हुआ है और उसके ऊपर जो है एक ग्राफ चलता हुआ है। So we need to have this type of graph over here. ROC curve. So we click this one. तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक है टेस्ट वेरिएबल और एक है स्टेट वेरिएबल। टेस्ट वेरिएबल होता है हमारा इनपुट, जैसे कि हमारी केस में जो कंडीशन है, और प्योर जो हमारा स्टेट वेरिएबल है तो उसको हम यहाँ पर डालते हैं। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टेट को 1 डिफाइन कर रहे हैं। अगर 0 रखोगे तो ग्राफ से रिवर्स होके आता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। We want that diagonal line reference over here, ठीक है, और फिलहाल मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए तो उसको ओके कर देता हूँ। तो मेरा ROC कर्व देखो इस तरीके से आ रहा है। Now as the graphs are used to give the first hand information, और देखो इसकी जो एक्सिस है वो सेंसिटिविटी है यानी कि DPR है, एंड वन माइनस स्पेसिफिसिटी यानी कि जो हमारा बेसिकली FPR बनता है, ऑर्डरली NPR बनता है, वन माइनस स्पेसिफिसिटी यानी कि यहाँ तो सही था यहाँ। सो वन माइनस स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ ग्राफ है ये, एंड वी कैन सी कि ये डायगोनल है रेफरेंस वेरी कर रहे हैं और जो मेरा ग्राफ है वो डायगोनल से करीब करीब है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स और टेबल एंड इफ यू वांट टू सी द एक्यूरेसी तो उस ग्राफ को भी यूज करते हैं ROC कर्व्स को ये देखने के लिए कि हमारा मॉडल कितना अच्छा एक्यूरेट और कितना खराब एक्यूरेट। राइट, बात समझ में आ रही? हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को सेव भी किया था when we were doing this logistic regression. So if you look over here तो देखो ये हमारे पास वो सेव करी है। ये वो प्रोबेबिलिटीज है जो सिग्मॉइड फंक्शन से बनी थी, देखो हमने निकाली थी। एक हमारे पास 0.4 के करीब आ रही थी, 0.7 के करीब आ रही थी, 0 और 1 रखने थे, और ये हमारे मॉडल के प्रेडिक्शंस थे। राइट, तो जैसे मैं अगर केस 4 के एंट्री को देखूं तो ये क्योर्ड है, अगर मेरे मॉडल ने चूंकि 0.4 की प्रोबेबिलिटी पे 0.5 को थ्रेशोल्ड यूज किया है उसने इसको नॉट क्योर्ड डिसाइड किया, तो ये एरर है जो कि हमें FP और FL की तरफ लेके जाती है। You get this thing? बात समझ में आती है? ये ग्राफ इस तरह से बनाना है कि you go to analyze ROC curve, और उसके अंदर टेस्ट वेरिएबल का हम इनपुट को रखते हैं और स्टेट वेरिएबल का आउटपुट को रखते हैं और हम स्टेट 1 के लिए बना रहे हैं। और उसके बाद ROC कर्व को डायगोनल रेफरेंस को मैंने सारी चेक किया है, वो मेरा इनपुट कैटेगोरिकल था। देखो अगर मैं आपको 0 कर दूंगा तो ग्राफ रिवर्स होके आ जाएगा। मैं क्लिक ओके ओवर हियर वही रखता हूँ तो वही ग्राफ बनेगा पर रिवर्स होके। तो हम क्लास 1 के लिए अपना मॉडल बनाते हैं हमेशा। क्विकली मैं दूसरा डेटा सेट पर भी सारी चीजों को निकाल लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम इस तरह से कर रहे हैं। So right, मेरे पास let me just log into the Blackboard again. ये मेरा कैटेगोरिकल इनपुट था, अब हम मेरा नॉन कैटेगोरिकल इनपुट की तरफ आ जाते हैं यानी कि डिवाइस इनपुट। इसमें ज़्यादा चीजें हमें नजर आती हैं, तो वी गो थ्रू दिस लेक्चर्स और ये आ गए हमारे इंटरसेट्स एंड ओवर हियर वी हैव गॉट एग्जाम मार्क्स। इक्वेशन नंबर 2 है एग्जाम का। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारा एक इनपुट है एग्जाम 1 मार्क्स का, ये कैटेगोरिकल नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यूज है, और आउटपुट रिजल्ट की फॉर्म में कैटेगोरिकल। आई वांट टू मेक अ प्रेडिक्शन मॉडल कि अगर से मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स हो तो मैं बता सकूं कि भाई प्रेडिक्शन क्या होगा, पास होगा या फेल। ओके, सो अगेन द प्रोसीजर वुड बी द सेम। आई गो टू एनालाइज एंड देन रिग्रेशन एंड देन लॉजिस्टिक। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा रिजल्ट है, डिपेंडेंट मेरा एग्जाम 1 मार्क्स है। चूंकि ये कैटेगोरिकल नहीं है तो मैं कोवेरिएंस पे नहीं जाऊंगा, मैं कैटेगोरिकल पे नहीं जाऊंगा।
because it's not categorical input, it's numeric input. Save पे जाके again I can save these probabilities in group membership if I want to, ठीक है. और options में जाके जो है I can, if I want I can change the threshold, otherwise I can keep it as it is. Click the continue button and then the OK. तो जो आखिर में हमारे पास दो टेबल बन रहे हैं, ये हमारे पास अगेन हुई क्लासिफिकेशन टेबल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और ये हमारे कोएफिशिएंट्स. यू कैन सी दिस थिंग ओवर हियर कि मेरा यहाँ पे टी की वैल्यू और टी एन वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि टीपीआर और टीएनआर, ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिविटी और ट्रू नेगेटिव स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी बनेगी. सो इट अपीयर्स कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए. बट लेट्स से कि मैं वो एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ग्राफिकली व्यू करना चाह रहा हूँ कि एक्यूरेसी इस मॉडल की कैसी है. फॉर दैट पर्पस आई कैन गो टू द एनालाइज द आरओसी कर्व, और टेस्ट वेरिएबल जो मैं एग्जाम 1 मार्क्स को डाल रहा हूँ, जो कि मेरा इनपुट वेरिएबल है, रिजल्ट मैं स्टेट वेरिएबल में डाल रहा हूँ, और इसको मैं 1 सेट कर रहा हूँ यहाँ पे. और चूंकि इनपुट कैलकुलेट नहीं है तो आई कैन गेट द एयूसी वैल्यूज एज वेल. सो डायगोनल लाइन रेफरेंस, और मैं यहाँ पे ये सब चीजें मैं यहाँ पे पिक कर देता हूँ. कॉन्टेक्ट पॉइंट्स फॉर द आरओसी कर्व की सब चीजें मैं एक भी ओके बन गया. यू कैन सी कि ये जो आरओसी कर्व है, इट इज ट्राइंग टू थंब टुवर्ड्स दिस वर्टिकल एक्सिस. ये वर्टिकल एक्सिस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इंडिकेटिंग कि एक्यूरेसी इस मॉडल की अच्छी है. इससे पहले वाला जो था वो इससे काफी नीचे था. सो ये जो हमारा मॉडल है, बेसिकली जो ग्राफ है हमको बता रहा है कि इससे शुड बी अ बेटर मॉडल. ये क्लासिफायर अच्छा मॉडल है, बिकॉज ये अगर हम इसकी एक्यूरेसी भी निकालते हैं यहाँ पे तो हमारे पास कितना बनाते हैं, या हम टेबल पे डायरेक्टली 85% हमारे पास इसकी एक्यूरेसी आ रही है. इज अ गुड वन. आई मीन 85% बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है किसी भी क्लासिफायर में. ये 85% सही है रिजल्ट दे रहा है. अब जरा नीचे टेबल पर आते हैं. ये जो हमारा टेबल है ये एक्चुअली आपको क्या बता रहा है, ये जो हमारे आरओसी कर्व के बेसिकली एक्सेस थे, उसमें एक था हमारे पास सेंसिटिविटी और एक था 1 माइनस स्पेसिफिसिटी. तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग फॉर ऑल द डिफरेंट वैल्यूज, ये हमें खुद से निकाल के दे रहा है कि डिफरेंट वैल्यूज पे हमारा बेसिकली रिजल्ट क्या बनेगा. जैसे कि लाइक ओवर हियर, अगर से मैं यहाँ सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का कॉलम देखूं, सो फॉर एग्जांपल अगर से इफ आई सी कि मैं इसको पिक करता हूँ रैंडमली लाइक दिस वन, तो ये वो केस है जहाँ मेरे पास सेंसिटिविटी 1 के बराबर है और स्पेसिफिसिटी मेरे पास 1 माइनस स्पेसिफिसिटी यानी कि एफपीआर मेरे पास 0.793 के बराबर है. तो ये टेबल मुझे एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर से मैं मार्क्स का जो मेरा इनपुट था, तो अगर मैं उस पर 22.5 का कट ऑफ सेट करूंगा तो मुझे इतनी सेंसिटिविटी मिलेगी और इतना मुझे एफपीआर मिलेगा. लाइक अगर मैं 34.5 का कट ऑफ सेट करूंगा तो मुझे लाइक 0.903 की मुझे सेंसिटिविटी मिलेगी और 0.414 की मुझे फॉल्स पॉजिटिव रेट मिलेगा, एफपीआर मिलेगा. तो ये टेबल जो है वो गाइड करता है कि आप किस तरह से कट ऑफ अपना सेट करें, राइट. सो दिस इज बेसिकली द एयूसी एरिया अंडर द कर्व. और ये अगर टेबल को अगर हम देखें कि हमारे पास एयूसी की वैल्यू 0.880 आ रही है, यानी कि ये जो आरओसी कर्व है इसका जो एरिया है ये बेसिकली 88% आ रहा है. तो जितना ज्यादा ये 1 के करीब होगा दैट मींस उतने अच्छा हमारा ये मॉडल आ रहा है. सो दीज आर द मैट्रिक्स जो किसी भी क्लासिफायर के लिए हमें पता होने चाहिए, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, निकालना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पेपर में सवाल इस तरह से दे सकता हूँ कि मैं 2 अलग अलग क्लासिफायर्स के 2 अलग अलग कंफ्यूजन मैट्रिक्स तुमको दूंगा. मैं तुमको बोलूँ कि भाई कंपेयर करो कि इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि सेंसिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ फॉल्स नेगेटिव रेट, व्हिच सीम्स टू बी अ बेटर क्लासिफायर. तो इन्हीं इक्वेशन को यूज करके यू कैन टेल कि भाई डेफिनेटली जिसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो मेरा ज्यादा अच्छा क्लासिफायर होगा. या मैं तुम्हें 2 ग्राफ्स देख रहा हूँ आरओसी के, तो बोलो इसको इंटरप्रेट करो कि कौन से ग्राफ ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी को शो कर रहा है. सर ग्राफ दीजिए तो ज्यादा अच्छी. सो यू मस्ट गिव दो ऑल दीस थिंग्स. एज अ डेटा एनालिस्ट पर्सन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्लासिफायर्स कैसे काम करते हैं, क्लस्टरिंग कैसे की जाती है. ठीक है, इसमें कोई बात किसी ने पूछनी है? ये वाली लैब 13 क्लासिफिकेशन से लेकर सर आप 14 मत करवाइएगा सर. 14 में कराओ सर पेपर कब बताएंगे फिर? पेपर नेक्स्ट वीक सर डिस्कस नेक्स्ट वीक क्लास है. हमारे पास देखो इस तरह से सिचुएशन है कि लोगों ने अभी 7 लैब्स अपलोड कर ली होंगी 14 लैब को मिला के, जितनी अभी होती है बाकी नेक्स्ट वीक. और उसके बाद एक 14 मार्क्स की हो जाएंगे हमारे और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट है. सो वी नीड 1 more mark to complete 35 marks of this section.
और उसका सीन ये है कि नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसके अंदर ये 14 लैब तो हम कंप्लीट करेंगे, जितनी अभी अभी हो जाए तो अच्छी बात है, मगर जो रिमेनिंग इसको कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हारा एक लैब क्विज लूंगा, सो दैट तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि तुमने एग्जाम में काम कैसे करना है, राइट। वो तुमने डेटा को कैसे यूज करना है, उसमें काम क्या करना है, और तुमने वर्ड की फाइल कैसे अपनी बनानी है, राइट। तो वो एक नंबर जो है उस लैब का होगा, लैब 15 जो मैं हमेशा लेता हूँ, राइट। तो वो एक नंबर उसका होगा। तो वो जो लैब अटेंड करेगा, क्लास में आके अटेंड करेगा, वो वैसे नहीं करनी है, तो वो जो अटेंड करेगा वो एक नंबर डेफिनेटली फिर उसकी तरफ जाएगा, जो कि उस लैब को जाएंगे। तो ये अटेंड करना चाहो एक नंबर की बात है, सॉरी होना चाहिए। सर कौन सी सारी लैब्स होंगी इसमें? नहीं, वो जो लैब कोई जो होगा, जो नेक्स्ट वीक होगा, उसमें एक सवाल होगा और एक जनरल सा क्वेश्चन होगा, उसमें तुमने खुद आइडेंटिफाई करना है कि तुमने कुछ 14 लैब में काम किया है, कौन सा काम किस सवाल की तरफ जा रहा है, कैसे तुमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट क्विकली ओपन दिस लैब 14 ताकि इसमें स्टार्ट कर सकें, बाकी नेक्स्ट वीक में छोटा सा अगर ब्लैक बोर्ड पे काम हो तो ब्लैक बोर्ड को ऑटोमेटिकली ओके। तो फिर मैं जब हमारी सबसे पहली क्लास हुई थी तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा डोमेन है बिजनेस एनालिटिक्स का, इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, इसमें होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, और इसके अंदर फाइनली हमारे पास चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम ये समझते हैं कि किस तरह से डेटा को पढ़ा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर हमने टेबल्स देखे थे, ग्राफ्स देखे थे, और बेसिक एनालिटिकल टूल्स हमको हमने समझा था, एवरेज, मीन वगैरह ये सब चीजें, क्रॉस टेबुलेशंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स, ये सब चीजें। फिर हमने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स किया जिसके अंदर हमने ये समझा था कि डेटा को यूज करके प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स देखे, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स को देखा कि पॉपुलेशन पे कैसे प्रेडिक्शन की जा सकती है, राइट, रिग्रेशन कैसे प्रेडिक्शन करता है, क्लासिफिकेशन कैसे प्रेडिक्शन करता है। और जो हमारा आखिरी पार्ट है इस कोर्स का, दिस इज बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर से मेरे पास मॉडल मौजूद हो तो किस तरीके से हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स या फॉर सर्टेन कंडीशंस, कि इन कंडीशंस पे भाई बेस्ट रिजल्ट ये आ सकता था, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। इसको इन जनरल इस तरह से भी समझा जाता है कि किस तरह से हम प्रॉफिट की केस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं और कॉस्ट के केस में कॉस्ट मिनिमाइजेशन की जाती है, ठीक है। डिसीजन थ्योरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पर्सनैलिटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे पास जितना कंटेंट है उतना ही देखेंगे। ये काम दो तरीकों से किया जाता है, बेसिक दो तरीके, एक क्या था लीनियर प्रोग्रामिंग और एक क्या था सिंप्लेक्स मेथड। हमारे पास मुझे याद है एमबीए में एक कोर्स होता था पहले मैनेजमेंट साइंस का, वो शायद अब आई थिंक नहीं होता है। तो मैनेजमेंट साइंस के अंदर डिसीजन थ्योरी और ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी कराई जाती थी। मैनेजमेंट साइंस का एक एडवांस कोर्स है जो कि बेसिकली ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहलाता है। ऑफर होना शायद बंद हो गया था या क्या हुआ था, आई डोंट नो, बट मैंने वो कोर्स पढ़ाया था यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम के अंदर। तो वो स्टार्ट ही बेसिकली यहाँ से होता है कि किस तरीके से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं और किस तरीके से कॉस्ट मिनिमाइजेशन की जाए। तो यूजुअली लोगों को लगता है कि जो मैनेजमेंट साइंस है वो बहुत ज्यादा नॉन मैथमेटिकल किस्म का सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन लीव मी दिस थिंग और नॉट, बट इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स मैनेजमेंट साइंस के अंदर है उतनी इंजीनियरिंग के अंदर भी नहीं है। जितनी ज्यादा मैथमेटिक्स अकाउंट्स का बच्चा पढ़ रहा होता है ना सीए करने के लिए, एससी करने के लिए, उतना इंजीनियरिंग का लड़का नहीं पढ़ता है, बिकॉज मैनेजमेंट गेम ही पूरा मैथमेटिक्स का है। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स नहीं होती है, इंजीनियरिंग में चीज बनाई जाती है, आप क्रिएट करते हैं, आप बेसिकली प्रोजेक्ट बनाते हैं। यू डोंट गो इनटू द मैथमेटिक्स टू गेट मच डिटेल। भाई अगर मुझे स्प्लिट बनाना है, मुझे पंखा बनाना है, राइट, या मुझे कोई और चीज बनानी है तो आई वोंट गो इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ इट। मैं बेसिकली इन्वेंशन करूंगा, मैं चीज को बनाऊंगा, मैं बस लैब होना चाहिए, कंपोनेंट्स होने चाहिए, मैं सर्किट जोड़ के चीज बना दूंगा।
जो थोड़ी बहुत मुझे मैथमेटिक्स साइंस को मैं यूज कर दूंगा, बट मैनेजमेंट साइंस तो इसके लिए डील ही पूरी मैथमेटिक्स पे करती है। वेल एनीवेज, तो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम सो दैट हम जरा समझ सके कि किस तरह की सिचुएशन है और कैसे हम इसमें काम करना हो। मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स को पिक किया है और ये काफी मुश्किल किताब है मैनेजमेंट साइंस की, मैंने उसी में से उठाया, तो मतलब इसका रेफरेंस भी दे दूंगा बाद में। ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की है और ये जो प्रॉब्लम है ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन की है। हम इन प्रॉब्लम्स को समझेंगे पर उनको सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर और यहाँ पर भी पीओएम के टूल के ऊपर, जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पीओएम का सॉफ्टवेयर है उसका उनको सॉल्व करेंगे। मैं प्रॉब्लम को जरा फर्दर स्टेप पे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिनेरियो गोइंग ऑन और कहाँ पे इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। ये कह रहे हैं कि द फ्लेयर फर्नीचर कंपनी प्रोड्यूसेस इनएक्सपेंसिव टेबल्स एंड चेयर्स। जो एक फर्नीचर कंपनी है जो कि सस्ती टेबल्स और चेयर्स बनाती है। प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर ईच इज सिमिलर। इन दोनों का प्रोडक्शन प्रोसेस एक जैसा है, जिसके अंदर कारपेंट्री वर्क है, सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ कारपेंट्री एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ लेबर आवर्स इन द पेंटिंग एंड वार्निशिंग डिपार्टमेंट। तो टेबल्स और चेयर्स को बनाने में कुछ कारपेंट्री करनी है और उसके बाद उसकी पेंटिंग और वार्निशिंग करनी है, फिनिशिंग करनी है। अब हमें बता क्या है, ये कह रहे हैं कि हर टेबल 4 घंटे लेती है। ईच टेबल टेक्स 4 आवर्स ऑफ कारपेंट्री एंड 2 आवर्स इन द पेंटिंग एंड वार्निशिंग शॉप। यानी कि मुझे एक टेबल बनानी हो तो उसको 4 घंटे लगेंगे कारपेंट्री के काम में और 2 घंटे लगेंगे उसकी पेंटिंग बनाने के काम में। लाइकवाइज ईच चेयर रिक्वायर्स 3 आवर्स इन कारपेंट्री एंड 1 आवर इन पेंटिंग एंड वार्निशिंग। तो हर चेयर को बनाने में मुझे 3 घंटे लगेंगे कारपेंट्री के काम को करने में और 1 घंटा लगेगा मुझे इसकी पेंटिंग और वार्निशिंग। ड्यूरिंग द करंट प्रोडक्शन पीरियड, जो हमें प्रोडक्शन पीरियड दिए गए हैं, 240 आवर्स ऑफ कारपेंट्री टाइम आर अवेलेबल। तो हमारे पास कुछ सिनेरियो इस तरीके से बनता है। लाइकवाइज जैसे कि सपोज कोई ऑर्डर आया हमारे पास और उस ऑर्डर को डिलीवर करना है और वो ऑर्डर की डेडलाइन कुछ इस तरीके से है, कंस्ट्रेंट यानी कि कंडीशन ये है कि 240 घंटे हमारे पास है कारपेंट्री का काम करने के लिए और 100 घंटे हमारे पास है पेंटिंग और वार्निशिंग का काम करने के लिए। ठीक है, तो 240 घंटे हमारे अंदर इसको कारपेंट्री करनी है और 100 घंटे को हमें पेंटिंग और वार्निशिंग करनी है। ईच टेबल सोल्ड, ना ये तो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हुई। अब आगे क्या कह रहे हैं, जो भी टेबल हम बनाते हैं जब उसको बेचा जाता है तो ईच टेबल सोल्ड यील्ड्स अ प्रॉफिट ऑफ $70। तो हर टेबल पे $70 जो है वो बंदा कमा रहा है, फ्लेयर फर्नीचर वाला, राइट। Likewise, each chair produced is sold for $50. तो हर चेयर पे $50 प्रॉफिट कमा रहा है, यानी टेबल पे $70 कमा रहा है और चेयर पे 50। Now प्रॉब्लम ये है कि फ्लेयर फर्नीचर्स प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। यानी कितनी टेबल्स और चेयर्स को बनाए कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके इन गिवन कंस्ट्रेंट्स के ऊपर कि 240 घंटे उसके पास कारपेंट्री के हैं और 100 घंटे उसके पास पेंटिंग और वार्निशिंग की। दिस इज द आइडिया, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, यू गेट दिस थिंग। मैनेजमेंट साइंस के कोर्स का ये सबसे पहला टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको कहा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि हम लीनियर इक्वेशंस यूज करके काम करेंगे। प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि हमने कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हमने मॉडलिंग करनी है, लीनियर मॉडलिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इसको इस्तेमाल करना है। सवाल को एक दफा पढ़ दो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि एक्चुअली चल क्या रही है। All these orders ताकि चीजें मिक्स अप ना हो। तो कंसीडरिंग माय सेल्फ एज अ स्टूडेंट, पहले हम जरा चीजों को समराइज करते हैं जो हमने डेटा एनालिसिस के अंदर चीज सीखी है। जब हम जरा चीजों को समराइज करते हैं कि हमें दिया क्या है तो जरा समझ के बात है। सबसे पहले हमारे पास वर्क क्या डिपार्टमेंट है, तो मैं आपको कुछ भी लिख सकता हूं। मेरे पास एक काम हो रहा है कारपेंट्री का और एक काम मेरे पास हो रहा है पेंटिंग एंड वार्निशिंग का। तो
उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दी जा रही है वो नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट ऑफ टेबल एंड चेयर है. सो नंबर ऑफ आवर्स कंज्यूम पर यूनिट ऑफ टेबल एंड चेयर. तो मेरे पास एक चीज यहाँ पर टेबल क्रिएट हो रही है, बन रही है, और एक मेरे पास बन रहा है चेयर. बातें नहीं करो यार प्लीज, डोंट टॉक. लेट्स से कि मैं टेबल को टी से इंटीग्रेट करता हूं और चेयर को मैं सी से इंटीग्रेट करता हूं. तो हमें बताया जा रहा है कि एक टेबल बेसिकली 4 घंटे कार्पेंट्री की है और 2 घंटे जो है वो वार्निशिंग की ले रही है. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि पर यूनिट एक टेबल जो है बेसिकली 4 आवर्स ले रही है. नंबर ऑफ आवर्स लिखा हुआ है ना, 4 आवर्स ले रही है कार्पेंट्री के लिए और 2 आवर्स ले रही है पेंटिंग के लिए. राइट. इसी तरीके से अगर हम चेयर की बात करते हैं तो एक चेयर यानी कि ईच चेयर पर यूनिट 3 आवर्स ले रही है कार्पेंटरिंग के लिए और 1 आवर ले रही है पेंटिंग के लिए. सो 3 and 1. रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, यानी कि अवेलेबल आवर्स मेरे पास कितने हैं काम करने के. अवेलेबल आवर्स मेरे पास ये है कि 240 घंटे जो है वो कार्पेंट्री के लिए अवेलेबल है और हमारे पास जो है 100 आवर्स अवेलेबल है पेंटिंग एंड वार्निशिंग करने के. ये इन्फॉर्मेशन में दी जा रही है. हमने इन्फॉर्मेशन को समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ समथिंग. ये चीज आपस में क्या कनेक्शन दे रही है हमें कुछ भी नहीं पता. हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा ही गया है कि फ्लेयर फर्नीचर्स प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम यानी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स. कितनी टेबल और चेयर्स बनानी है टू मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू रीच मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके. ठीक है. सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. इट्स अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. We have to maximize the profit. अगरचे मैं प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूं तो अगर मैं इसको इस तरह से समझूं कि लेट्स से कि मेरे पास कोई इक्वेशन हो जो कि प्रॉफिट को शो कर रही है, तो मुझे उस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी कि क्या हो सकती है. राइट. ये बात समझ में आती. तो क्या मैं जो भी चीज यहाँ पे दी है इनसे कोई प्रॉफिट की इक्वेशन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है कि हर टेबल जो है वो $70 प्रॉफिट दे रही है और हर चेयर जो है वो $50 प्रॉफिट दे रही है. राइट. तो मतलब ये कि अगर जे मैं एक टेबल की बात करता हूँ, 1 टेबल, तो उस पर मुझे मिलता है $70 प्रॉफिट. राइट. डेफिनेटली अगर से मैं 2 टेबल्स की बात करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 into $70 का प्रॉफिट. You get this thing? अगर जो मैं 3 टेबल्स की बात करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 into $70 प्रॉफिट. इस तरह से अगर जो मैं n नंबर ऑफ टेबल्स की बात करूंगा तो मुझे मिलेगा n into $70 ऑफ प्रॉफिट. तो लेट्स से कि in order to not confuse the things that much, मैं सिंपली कहता हूं कि भाई टेबल पे जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है ना वो मैं t into 70 करके लिख सकता हूं. अगर एक टेबल होगी तो 1 into 70, 2 होगी तो 2 into 70, 3 होगी तो 3 into 70, 4 होगी तो 4 into 70. यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट जो मैं टेबल के ऊपर कमा रहा हूं, प्रॉफिट फॉर टेबल, प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ टेबल इज बेसिकली 70 into t. राइट. ये क्या लीनियर इक्वेशन है बिकॉज t इसमें वेरिएबल है और 70 इसका स्लोप है. जो चीज चेंज नहीं हो रही होती है वो स्लोप होता है और जो चेंज हो रहा होता है वो वेरिएबल होता है. जैसे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा है, यानी कि t into 70 करूंगा तो मुझे प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी, प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ t. तो लोगों ने आईटीएम में पढ़ी ये चीजें, प्रॉफिट फंक्शन बनाने के तरीके पढ़ा है ना? पढ़ा है यार. इसी तरीके से चल नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा उसकी बेस पर जो हम काम कर रहे हैं समझ में आ रही है. इसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट ऑफ चेयर्स की बात करूंगा
तो वो यूं लिखा जा सकता है 50 इंटू सी। एक चेयर पे $50 का प्रॉफिट, 2 चेयर्स पे $100 का प्रॉफिट, 3 चेयर्स पे 3 इंटू 50 $150 का प्रॉफिट। अगेन एक लिनियर फंक्शन बन रहा है, 50 इसका स्लोप है, सी मेरा वेरिएबल है, यानी कि 2 वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल एक इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। मगर अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ टेबल एंड चेयर्स, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे एक्चुअली यहां पे चाहिए सो प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ टेबल एंड चेयर्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 इनपुट वेरिएबल्स हो गए ना मेरे पास। यस सर। एक मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन बनेगी जो हमने पढ़ी है, यस सर। सो देयर वुड बी व्हाट 70t प्लस 50c, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीपल रिग्रेशन। मुझे ये बताना है, सवाल क्या है, सवाल को समझो। सवाल ये है कि मैं कितना टी और कितना सी यहां पे रखूं कि ये मुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए जो यहां हो सकती है। What should be the amount of table and chairs so that I can get maximum amount of profit? सर 8 के हिसाब से कुछ देते हैं। हाँ, उसको देख, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर हम बेटा तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर बेटा होगा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज नथिंग बट अ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, इसका 0 कांस्टेंट है, एंड एमआर एंड एसएलआर हमने पढ़ा किस तरह से निकाला जाता है। जैसे डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स को डिसीजन थ्योरी के अंदर यूज होते हैं, हाउ यू टेक द डिसीजंस। नाउ डेफिनेटली ये निकालने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए, जो पता है हमको वो ये कंडीशन है, कंस्ट्रेंट्स हमारे। हमारा पहला कंस्ट्रेंट ये है कि कारपेंटरी वर्क के लिए 240 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि पेंटिंग का काम 100 घंटे से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। फ्लेयर फर्नीचर के पास ये डेडलाइन है ऑर्डर की कि भाई 240 घंटे से ऊपर टेबल का काम नहीं करना है, कारपेंटरी का काम नहीं करना है। राइट, जब ऑर्डर आते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस बनती है। ओके, नाउ जिस तरह से हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन बनाई है जो कि प्रॉफिट की इक्वेशन है, इसी तरीके से हमारे पास ये 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, वी आल्सो कॉल देम कंस्ट्रेंट्स, यानी कि काम करने की कंडीशंस। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की भी इक्वेशंस बनी हुई हैं, और इन कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन को यूज करके हम अपने प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, या अगर से मिनिमाइजेशन का सिनेरियो हो तो मिनिमाइजेशन कर सकते हैं कॉस्ट। हमेशा कॉस्ट की मिनिमाइजेशन की जाती है और प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन की जाती है। ठीक है, तो मैं अपनी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कैसे बना सकता हूं? जिस तरह से हमने इस फंक्शन को बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो पहले हम बनाते हैं कारपेंटरी का कंस्ट्रेंट। मेरे पास बेसिकली अगर एक टेबल जो है 4 घंटे ले रही है, तो टी नंबर ऑफ टेबल्स 4 इंटू टी टाइम लेंगे कारपेंटरी करने के लिए, और इसी तरीके से सी नंबर ऑफ चेयर्स 3 इंटू सी टाइम लेंगे कारपेंटरी करने के लिए। तो टोटल जो कारपेंटरी का कंस्ट्रेंट बन रहा है वो 40 प्लस 3c का बन रहा है, विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 240 आवर्स। अपर लिमिट है ना, इसके ऊपर बात नहीं जा सकती। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो लेस देन और इक्वल टू 240 बनेगी। ये मेरा पहला कंस्ट्रेंट है, मुझे इस कंस्ट्रेंट के अंदर रहते रहते काम करना है, मगर दिस इज नॉट द ओनली कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट है वो पेंटिंग एंड वार्निशिंग का है। अगर से एक टेबल जो है वो 2 घंटे लेती है पेंटिंग के लिए, तो टी नंबर ऑफ टेबल्स 2 इंटू टी टाइम लेंगे पेंटिंग के लिए, एंड सी नंबर ऑफ चेयर्स 1 इंटू सी टाइम लेंगे पेंटिंग के लिए। बट टोटल पेंटिंग का टाइम 100 घंटे से ज्यादा नहीं होना है। अपर लिमिट मेरे पास 100 घंटे की है, तो लेस देन और इक्वल टू 100। ये 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, इन 2 कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए हमने इसकी मैक्सिमाइजेशन करनी है। राइट, दिस इज आइडिया। बात समझ में आ रही? कीप द थिंग्स इन हियर, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर तुम एक फ्रेश माइंड से और तो बेहतर तरीके से बातें